अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में आज हमने एक अहम तरीन टॉपिक को डिस्कशन में लाना है और वो ये है पोल्ट्री से रिलेटेड जो डिजीजेज इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। उसमें न्यूकैसल डिजीज है, H9 है, गंगोरों की डिजीज आ रही है। इसके मुताबिक हमारे पास हमारे गेस्ट आएंगे मलिक जमील साहब और इनके टीममेट्स में डॉक्टर साहब हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और हैचरी से लेके फार्म लेवल पे क्या वैक्सीन प्रोग्राम होना चाहिए इसके बारे में आपको ये तफसील से समझाएंगे और ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे जो कि एक फार्मर की जरूरत है, उसके नॉलेज के लिए बहुत सारी जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, इंट्रोडक्शन कराएं और अपनी टीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद हनीफ है और मैं सीवा वैक्सीन में एज RSM साउथ पंजाब काम कर रहा हूँ। तो आज हम क्रिस्टल ग्रुप में आए हुए हैं। तो जो सीवा वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं, ये पाकिस्तान में इस टाइम हैचरी वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर है और आज का जो हमारा टेक्निकल सेशन है वो एक्चुअली ब्रेलर की जो डिजीजेज हैं स्पेशली एनडी, IBD और IB के हवाले से हमने एक टेक्निकल सेशन रखा है और इसमें सीवा की अब तक की जो पूरी दुनिया के अंदर लेटेस्ट वैक्सीन हैं, जिस तरह एनडी के हवाले से वेक्टर न्यू नेचुरलिटी एनडी है, IB के हवाले से एक वेरिएंट वैक्सीन है आइबर्ट और गंगोरों के हवाले से इम्यून कम्प्लेक्स वैक्सीन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है ट्रांसमून के नाम से। उनके हवाले से हमारे टेक्निकल एंड बिजनेस मैनेजर डॉक्टर कबीर साहब वो आए हुए, उन्होंने इंशाल्लाह इसमें हमें ब्रीफ करना है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। जो है आजकल की फार्मर क्यों परेशान, क्यों जब एनडी आती है तो वो बिल्कुल परेशान होते हैं कि हम इसका इलाज करवाएं सर। तो इसकी तरह हम देखें तो दो तरह की जो वैक्सीन है अवेलेबल है मार्केट में, जिसे हम कह रहे हैं लाइव और किल्ड जो कन्वेंशनल वैक्सीन है। अच्छा, एंड वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनडी की प्रोटेक्शन के लिए क्या 3 सक्सेस फैक्टर हैं जिसमें मदद करें तो हमारी एनडी कंट्रोल होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बायोसिक्योरिटी, सेकेंड नंबर पे जो है वैक्सीन कौन सी आप यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से वैक्सीन कर रहे हैं, जैसे लसोटा है ला रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं या आई ड्रॉप कर रहे हैं। फिर उसके बाद वैक्सीन करने के बाद क्या वो बर्ड की जो इम्यून सिस्टम है क्या उसको वो इम्यूनिटी कन्वर्ट कर रही है इसके अंदर कि नहीं कर रही। तो ये 3 चीजें हैं जो उसके अंदर आप सबसे बड़ी जो लिमिटेशन आप कह रहे हैं जो कन्वेंशनल वैक्सीन है लाइव और किल्ड की, वो है MDS इंटरफेरेंस। अब MDS इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? MD का मतलब है मैटरनल ड्राइव एंटीबॉडीज। जो हम ब्रीडर में से चूजा आता है तो हम उसके अंदर बहुत एग्रेसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है स्पेशली फॉर द MD। इवन आपने IB किल्ड वैक्सीन करनी है तो वो भी कॉम्बिनेशन में आती है, ND IB किल्ड, फिर ND IB EDS किल्ड, EDS अलोन भी है लेकिन मोस्टली कॉम्बिनेशन में आती है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि अगर आपका जो पहले दिन का जो चूजा है अगर आप उसके ब्लड सैंपल लें तो वो आप चेक करवाएं लैब के अंदर तो आपको उसके टाइटर जो है वो नजर आएंगे 8, 9, 10। सो ये 8, 9 जो 10 टाइटर हैं, इसको मैं कहता हूँ ये दीवार है जो आप लाइव वैक्सीन कर रहे हैं या आप किल्ड वैक्सीन कर रहे हैं वो उससे इंटरफेयर करती है। फिर आएगा एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन हम कैसे कर रहे हैं, फॉर्म पे कर रहे हैं या इसको हम हैचरी पे कर रहे हैं और किस मेथड से कर रहे हैं। और तीसरा है कि उसका रिएक्शन, लाइव वैक्सीन हमेशा इसमें थोड़ा सा रिएक्शन आता है। सो मैंने आपसे भी अर्ज किया कि MDS इंटरफेरेंस है इसकी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली हमारे पास कोई चीज है जो इस चीज को बताती है कि MDS इंटरफेरेंस है। इसमें एक बड़ी अच्छी स्टडी है जिसमें आप देखें 2 ग्रुप के बर्ड्स रखे हैं। एक ऐसा बर्ड जिसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है, चूजे के अंदर MDA नहीं है, और एक ऐसा है जिसके अंदर कन्वेंशनल आपके कमर्शियल ब्रॉयलर है जिसमें उसके ND के टाइटल्स हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने MDA के बगैर वाले चूजों की आपने पहले दिन पे H1 B1 से आपने इसको स्प्रे किया तो आपको 20वें दिन पे 100% प्रोटेक्शन मिलेगी। ये प्रोटेक्शन कैसे चेक करते हैं? मुख्तलिफ एज में चैलेंज करते हैं। दैट मीन कि अगर हम ब्रॉयलर के अंदर कोई एंटीबॉडीज ना हो, प्रोटेक्शन ना हो, आप वैक्सीन करें तो वो आपको 100% प्रोटेक्शन देगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हम ब्रीडर में बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम करते हैं। हमें उसकी अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए ब्रीडर की, हमें एक्टिव प्रोटेक्शन भी चाहिए, एग ड्रॉप भी हम चाहते हैं। MD का जब चैलेंज है जिसकी वजह से क्या है
कि अगर कमर्शियल बर्ड आप देखें तो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, और आप चैलेंज देखें इवन आप 10वें दिन पे या 15 दिन पे ऑलमोस्ट 60%। सो ये चीज शो करता है कि जो लाइव वैक्सीन है उसकी एनडीए से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है। ये वही चीज है जो मैंने बताया कि इंडोनेशिया में हमने एक स्टडी की 2019 के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ कमर्शियल फ्लॉ के हमने DOHS के टाइटल लिए। एवरेज टाइटल आप देखें 8/9। आई बिलीव पाकिस्तान में भी अगर हम चेक करें तो सेम ऐसे ही 8/9 टाइटल रहेंगे एनडी के। फिर उसके बाद ओके हमने पहले दिन की बात की, लेकिन व्हाट अबाउट फॉर्म वैक्सीनेशन? फॉर्म वैक्सीनेशन में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि अगर आप पानी की वैक्सीन पिला रहे हैं, उसके सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपने इसको 2 घंटे का टाइम भी दिया, डेफिकेशन टाइम भी, लेकिन जिससे एग्जाम में तो भी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ब्रायलर थोड़े तगड़े होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पहले आते हैं, पानी पी लेते हैं और दूसरों के सब पानी पी लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि कमजोर चूजे या थोड़े आप कह रहे हैं थोड़े शाइनेस अपने अंदर या प्यास उनको नहीं लगी, तो वो चूजे पानी नहीं पिएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो चूजे पानी नहीं पिएंगे तो क्या उनके अंदर इम्यूनिटी बनेगी? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम आते हैं कि फॉर्म वैक्सीनेशन। किड वैक्सीन सभी हमने डिस्कस किया कि हम इसको हैचिंग में करें या इसको फॉर्म पे करें। फॉर्म पे वैक्सीन का जो है सबसे बड़ा इशू इसमें क्या है कि आपके पास इसमें मैनुअल इंजेक्टर होते हैं। इस मैनुअल इंजेक्टर में आपको प्रॉपर डोज का आइडिया नहीं होता कि अगर हमने इसको 0.3 ml लगानी है तो क्या उसमें पूरी लग रही है। फिर आपको बर्ड की हैंडलिंग का इशू आता है, जिसके बाद हम इसको प्लंज किया, बाहर निकाला, प्रॉपर इंसान का है ना ह्यूमन एरर के चांसेस हैं, जिसमें किसी ने ज्यादा पुश किया, किसी ने कम पुश किया, तो प्रॉपर डोज उसमें नहीं जाती। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ बर्ड यहाँ से मूव करके जंप करके इधर आ जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एक्टिवेशन के हैं इसके फॉर्म पे बहुत ज्यादा से मसले उठाए जाते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्म के अंदर जब वैक्सीन करते हैं तो आप वैक्सीनेटर्स को वहां पे बुलाते हैं। अगर तो आपकी अपनी टीम है दैट्स गुड फॉर्म के अंदर, लेकिन अगर आप बाहर से बुला रहे हैं तो दैट मींस यू आर आल्सो जो बायोसिक्योरिटी जो है वो उसमें ब्रीच कर रहे हैं। जिसमें मैंने पहले बात की कि एनडी के लिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो है बायोसिक्योरिटी। सो अगर आप बायो से बंदे मंगवा रहे हैं वो किसी और फॉर्म से होके हैं या किसी चैलेंज फॉर्म से होके हैं, वो चीजें भी होती हैं। फिर एक और मैंने इशू पाकिस्तान में देखा है कि डे 1 पे बायोसिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं कि हैची जो वैक्सीन है वो फॉर्म में मंगवा लेते हैं। फॉर्म पे जो फ्रिज हम रखते हैं उसका कोई बैकअप नहीं होता या बात नहीं होता है कि उसको फ्रीजर के अंदर वैक्सीन रखा होता है। सो अगर आपने टिकट वैक्सीन को फ्रीज कर दिया है तो उसके बाद आप उसको टाइम कर भी लें, उसको 33 डिग्री में भी लें, आप उसको लगाएंगे तो वो बर्ड को इम्यूनाइज नहीं करेगा। सो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अभी भी जो है वो प्रॉब्लम रह रहे हैं एनडी पे। ये एक और पिक्चर है कि स्प्रे वैक्सीन ये बहुत अच्छा मेथड है वैक्सीन का, लेकिन स्प्रे के अंदर भी ह्यूमन एरर चांसेस है कि आप किस हाइट में रख रहे हैं। ज्यादा हाइट में करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका चूजा जो वाटर में से स्प्रे हो रहा है वो ड्राई हो सकता है और आपकी वैक्सीन चूजे को हो नहीं सकती। दूसरी दूसरा इसमें क्या है कि आप इसके ड्रॉपलेट साइज बहुत मैटर करता है। कुछ लोग जो है इसको बहुत बारीक कर देते हैं। अगर बहुत बारीक आपने चूजे में स्प्रे किया आपने तो उसके अंदर चांसेस हैं कि वो जो ड्रॉप है जो आप वैक्सीन कर रहे हैं वो ट्रैके में ना जाए, वो बल्कि डीप एयर सैक में चला जाए। उस एयर सैक में जाने से क्या होगा कि इसके पोस्ट वैक्सीनेशन रिएक्शन या एयर सेक्लाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगेन फॉर्म वैक्सीनेशन में इतने मसले मिसाइल और उसके बाद ये एक स्टडी है जो मैंने आपको ड्रिंकिंग वाटर की बताई है। ये सीवा की टनल स्टडी है। 11 कमर्शियल फ्लॉक्स डाल के हर चूजे की जो है वो चोंच चेक की और एवरेज जो रिजल्ट है 11 फ्लॉक्स का उसमें देखने में आता है कि 27% चूजा ऐसा था जिसने पानी बिल्कुल नहीं पिया। 43% चूजा था जिसकी चोंच फुल ब्लू थी, दैट मीन कि उसने अच्छा पानी पिया, दैट मीन अच्छी वैक्सीन हुई इसको और अच्छी इम्यूनाइजेशन हो जाएगी। और ऑलमोस्ट 29% चूजा ऐसा है जिसने बहुत कम पानी पिया। सो अगर वो चूजे जिसने पानी नहीं पिया या बहुत कम पिया है, सो अगेन दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि क्या वो बर्ड के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करेगा, इस क्वेश्चन मार्क। फिर ये फॉर्म के अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर लीकेज हो रही है, इस तरह हो रही है, आप उसको डोज प्रॉपर नहीं दे रहे, आप उसकी वो जो मतलब उसकी स्पीड है वो डिफरेंट है, तो जिसके वजह से वैक्सीन लगेगी नहीं, बाइट लीक हो जाएगी।
सो जब वैक्सीन ही आपकी नहीं लगेगी, दुनिया की जितनी मर्जी अच्छी वैक्सीन यूज कर रहे हैं आप, फील्ड वैक्सीन, वो आपको बढ़ने में इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करेगी। वैक्सीन हो जाएगी लेकिन इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करेगी। अब इस चीज की हल के लिए क्या है, जो आपको मैंने मसले बताया कि एमडीए पहले दिन के टाइटल्स, उसे एमडीए से इंटरफेरेंस, फिर एप्लीकेशन, फिर बायोसिक्योरिटी, उस सब के हल के लिए क्या चीजें हैं। किड वैक्सीन का भी है, इसको मैं अच्छा किड वैक्सीन की एक और लिमिटेशन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी भी एमडीए से इंटरफेरेंस है और साथ साथ किड वैक्सीन जो है वो एक तरह की इम्यूनिटी क्रिएट करता है, वो है ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज। ये आपको लोकल ट्रैक के अंदर रेप्लिकेट नहीं करता, किड वायरस है, और साथ ही सेलुलर इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता। एमडी के केस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन चाहिए, एक तो लोकल चाहिए और दूसरा सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको एमडी का चैलेंज आ जाए, सबसे पहले वो सांस की नाली में जाएगा, वहां प्रोटेक्शन होगी लोकल इम्यूनिटी से, उसके बाद जाएगा ब्लड में, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होंगी तो उसको कंट्रोल कर देंगे। अगर नहीं है तो वहां से ब्लड जहां जिस जिस ऑर्गन में जा रहा है वहां वायरीमिया होगा, और उससे बाद फिर सेलुलर इम्यूनिटी का काम है कि वो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है वो उसको रोकता है। सो दिस इज अ मेजर प्रोटेक्शन जो चाहिए, जो हमें किड वैक्सीन से आपके बहुत लिमिटेड करने की जरूरत है। सो किड वैक्सीन की भी एमडीए से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है, ये मेन वही स्टडी है जो आपको मैंने बताया इसमें। अब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, मुझे स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। इस चीज के हल के लिए क्या है, इस चीज के हल के लिए जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी वैक्सीन है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर वैक्सीन। अब वेक्टर वैक्सीन होती क्या है कि इसके अंदर आपने एंटी का जीन, एंटी का पूरा वायरस नहीं है, आपने एंटी के वायरस में से इसका वो हिस्सा ले लिया जो इम्यूनिटी क्रिएट करता है फॉर एंटी, उसको हम कहते हैं एफ जीन। वो एफ जीन लेके हमने एक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। अब जब ये वायरस रेप्लिकेट करेगा तो अपनी प्रोटीन के साथ साथ जो है ये एफ प्रोटीन को भी एक्सप्रेस करेगा, और वो एफ प्रोटीन जब बी सेल्स या टी सेल्स को करेंगे एक्टिवेट, तो उससे आपको लोकल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी और मोरल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब क्या ये वैक्सीन एमडीए से इंटरफेयर करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। उसकी रीजन है, उसकी रीजन नेक्स्ट इसमें स्लाइड में ये जो बैक्टीरिया का वायरस है या आप कह रहे हैं एचपीटी का वायरस है, वो कभी भी आपके एपिथेलियल से सेल टू सेल भी ट्रांसफर होता है थ्रू बॉडी, कभी भी एक्सपोज नहीं होगा ब्लड में। सो दैट मीन जब नहीं इसको एक्सपोज होगा तो आपकी जो एमडी है उससे इसकी इंटरफेरेंस नहीं है। सो इट्स कंप्लीटली सेफ कि आप डे वन इसको रिकमेंड करें, लीडर में अच्छी वैक्सीनेशन करें, वो जो टाइटल है उसके वो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, और ये आपकी वैक्सीन जो है वो एमडीए से इंटरफेयर भी नहीं करेगी। सो ये कैसे काम करती है कि वायरस जो है वो आपका सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ सीधे गया, उससे नेक्स्ट में गया, जो एंटीबॉडीज आप वो देखें वाई शेप में वो इसमें एक्सपोज नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो है इसकी बेटर प्रोटेक्शन है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये तो आपने बता दिया कि किड वैक्सीन की एमडीए से इंटरफेरेंस है, ये भी आपने बता दिया कि वेक्टर ये टेक्नोलॉजी है और इसकी एमडीए से इंटरफेरेंस नहीं है, तो क्या ये प्रोटेक्शन भी देती है। इस चीज को चेक करने के लिए सीमा की इंटरनल स्टडी है 2013 की, जिसमें 4 मेंशन है इसके अंदर। पहले